स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान का दूसरा अध्याय। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो चलिए आरंभ करते हैं अपना दूसरा अध्याय। अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने उसे 2 पार्ट में पढ़ा था, क्वेश्चन से साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल, जूस आदि शुद्ध हैं? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है? पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनती हैं, अतः शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए दूध किससे बनता है? जल, वसा, प्रोटीन आदि मिश्रण से। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, इसका तात्पर्य है उस पदार्थ में सभी कण समान रूप से रासायनिक प्रकृति के हों। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलके बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। ठीक है। फिर प्रश्न आता है, मिश्रण क्या है? मिश्रण जैसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर जो बना होता है उसे मिश्रण कहते हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आश्वासन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि एक प्रकार की शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। हमने क्या देखा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध का मतलब होता है कि उसकी सभी कण एक समान हो। अगर उसमें एक से कण ज़्यादा है तो मतलब है मिश्रण से बना हुआ है। यद्यपि मिश्रण का अर्थ क्या हुआ? एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या होगा? जो मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण के प्रकार, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। इस मिश्रण में कई प्रकार होते हैं जो कि हम क्रियाकलाप से देखते हैं। क्रियाकलाप 2.1, कक्षा को अ, ब, स, द समूह में बांटना है। एक बीकर में जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह ए को दें। बी को 50 ml जल तथा कॉपर सल्फेट का चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह स व द को दें। दोनों को अवयवों को पृथक पृथक मात्रा में दें। ठीक है। अब पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके कलर, उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिनकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। जिनकी बनावट समान होती है उसका क्या मतलब हुआ? समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। इसी तरह मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूह से प्राप्त होने वाले घोल के रंग की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक होगी। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रखते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इसी तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिनकी अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे के छिलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण कौन कौन से हो गए? सोडियम क्लोराइड, लोहे का छिलन, नमक, सल्फर और जल और तेल विषमांगी आदि के उदाहरण हो गए। ठीक है। क्रियाकलाप 2.2, पुणे कक्षा को समूह में बांटिए अ, ब, स, द। ठीक है।
प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट में कुछ क्रिस्टल दें। समूह बी को 1 चम्मच में कॉपर सल्फेट दें। समूह सी को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या शाही की बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या जल में दिखाई देता है? क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च की प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसके सामने देखें। क्या प्रकाश की किरण की मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। अब मिश्रण स्थिर है या कुछ समय बाद नीचे बैठाना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पात्र पर कुछ शेष रहता है? कक्षा में परिमाणों पर चर्चा करें और अपना मत को दर्शाने का प्रयत्न करें। समूह अ व ब का एक विलयन पाते हैं। समूह श निलंबन पाता है और समूह द कोलाइडल विलयन पाता है। ठीक है, अब हम विलयन निलंबन और क्लोराइड अपने प्राप्त हुआ है विलयन, उसके बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कण को समानता होती है और उदाहरण के लिए नींबू के जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। किसी विलयन को 2 भागों में विलायक व विलेय में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक के विलयन में मिलता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। समझे? विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन है। एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी क्या है? विलेय है और जल विलायक है। मतलब जो चीज़ मिलाते हैं वो विलेय होती है और जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होती है। आयोडीन एल्कोहल का विलयन, जिसमें टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आयोडीन विलेय और एल्कोहल क्या विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, ठीक है, इनमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो गैस विलेय होती है, जल विलायक होता है। ठीक है, इसी प्रकार वायु गैस में गैस का विलयन 2 घटकों में ऑक्सीजन नाइट्रोजन समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु दूसरी गैसों में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। विलयन के गुण कौन कौन से हैं? विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन का व्यास कितना होता है? 1 नैनोमीटर। एनएम का मतलब नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर से भी छोटा, इसलिए वे आंखों से दिखाई नहीं देते। अपने छोटे होने के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या होता है? स्थायी होता है। विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र व संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बी की तुलना में तनु था। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.3। 2 पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें।
क्या किसी को दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन में क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलेय कहा जाता है। संतृप्त विलेय किसे कहते हैं? जब दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशील कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता क्या कहलाती है? विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलेय कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो वह असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपयुक्त क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए गए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों का विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा जो द्रव्यमान अथवा आयतन, जो विलायक की मात्रा होती है, में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी में दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता, विलेय की मात्रा भाग विलयन की मात्रा। विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? विलेय की मात्रा भाग विलयन की मात्रा या विलेय की मात्रा भाग विलायक की मात्रा। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम सिर्फ ये 2 विधियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। कौन कौन सी विधि? द्रव्यमान विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान भाग विलयन का द्रव्यमान गुना 100। दूसरा फॉर्मूला है आयतन का। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत निकालने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान भाग विलयन का आयतन गुना 100। क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन के 320 विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। हमें पता है कि विलेय पदार्थ जो नमक है उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, हमें 40 ग्राम दे रखा है, और जल का जो विलायक जल है उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 320। तो हमें विलयन का द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? विलयन का द्रव्यमान निकालना है, मतलब कि विलेय प्लस विलायक दोनों मिलेंगे। तो विलेय कितना है 40 ग्राम और विलायक कितना है 320 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया 360 ग्राम। तो क्या आ जाएगा? विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। जो दोनों हैं विलायक और विलेय दोनों को प्लस कर देंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। अब विलयन का द्रव्यमान आ गया, हमें निकालना किसका है? विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है 40 उसको विलयन के द्रव्यमान से भाग दे देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो प्रतिशत आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिशोपित है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समिष्ट में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म देखते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अथवा निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा कणों को पृथक किया जा सकता है मिश्रण से। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइडल विलयन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा जो हमने प्राप्त मिश्रण है
को कोलाइड या कोलाइडर विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन के समान रूप से फैले होते हैं। विलयन में समान रूप से फैले होते हैं कोलाइडल के कण। निलंबन की अपेक्षा में कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसा कि दूध समान रूप से फैला होता है। ठीक है। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यह कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा था। प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव क्या कहता है? प्रकाश की किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक छोटे कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। उसमें हमें धूल के कण दिखते हैं, कभी आपने देखा होगा। वो क्या कहता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह कमरे में मौजूद धूल व कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश को फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हमें टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कुछ कोलाइड्स के साधारण उदाहरण है, वे देखते हैं। परीक्षित प्रवस्था कैसी है इसकी? द्रव्य, परीक्षण माध्यम, गैस। प्रकार कैसा हो गया? एरोसोल हो गया। उदाहरण कौन सा हुए? कोहरा, बादल, कुहासा। इसी प्रकार ठोस, गैस, एरोसोल, धुआं हो गया इसका। और गैस द्रव है, गैस और द्रव फॉर्म, तो शेविंग क्रीम हो गया। जैसे शेविंग क्रीम में होता है, आपने देखा होगा, शेविंग जो फॉर्म होती है, फॉर्म बन जाती है, स्प्रे आता है जो, उसमें क्या होता है? गैस और द्रव होते हैं। इसी प्रकार दोनों द्रव है तो इमल्सन हो जाएगा, जैसे दूध, फेस क्रीम। ठोस में द्रव है तो सोल बन जाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम मिल्क या कीचड़। ठोस में क्या हो गया? द्रव आ गया। इसी प्रकार गैस, ठोस, फॉर्म। द्रव में ठोस है तो जेल बन जाएगा। ठोस है तो ठोस सोल, जैसे रंगीन पत्थर, दूध या कांच। ठीक है। कोलाइड के गुणधर्म देखते हैं। टिंडल प्रभाव ये होता है, एक छोटी सी जगह से प्रकाश आता दिखाई देता है और वहाँ के जो कण होते हैं उससे टिंडल प्रभाव प्रकाशित होता है। कोलाइड के गुणधर्म देखते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छनन विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि द्वारा केंद्रित तकनीक के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन परीक्षित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह एक का घटक या परिक्षिप्त कण को जो कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त व्यवस्था, जो कि डिस्पर्ज फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जिंग मीडियम कहते हैं। वो कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, जो ठोस, द्रव्य, गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, उसे सारणी 2.1 में हमने देख लिया है। अब देखते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग में लिया जाता है। वह पृथक करने के लिए मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चूनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग में लिया जाता है। आगे का हम सेकंड पार्ट में देखते हैं और साथ में हम क्वेश्चन भी देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।